Hello friends, welcome to MD classes. Hope you all are doing good. So आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा. हमने 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है? ये दिया गया है FW टेलर के द्वारा, जिसको फ्रेडरिक विल्सन टेलर भी बोलते हैं. उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर. Also known as the father of scientific management, proved with his practical theories that a scientific method can be implemented to management. Taylor gave much concentration to the superior level of management and performance of manager and workers at an operational level. Let's discuss in detail the 5 principles of management by FW Taylor. अब जो FW टेलर है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो नीचे हमें दिया गया है. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैं मैनेजमेंट करूँगी तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट करूँगी. ऐसा मैनेजमेंट नहीं करूँगी कि जो बस मेरे लिए बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट ना हो. मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है, कोई भी मैनेजमेंट करना है, वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ही करना है. तो जो टेलर थे वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे? सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, ताकि जो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर और वर्कर का ऑपरेशनल लेवल पे वो अच्छा हो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आए. अभी मैंने कोई डिसीजन ले लिया, कुछ चीज़ मैनेज कर रही हूँ, अगर आगे जाके उसमें प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मुझे कोई भी डिसीजन या कोई भी मैनेजमेंट नहीं करना है. फर्स्ट क्या है इसमें? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. जो साइंस है, जो रूल मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करूँगी वो साइंटिफिक रूल होना चाहिए. मतलब दोनों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, और जो मैनेजर सेट कर रहा है वो रूल्स को, उसके लिए भी. दिस रूल्स फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड. अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर मैं रूल पे फोकस करूँगी तो मेरा एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, साइंटिफिक एनालाइज करूँगी मैं काम का कि हाँ कौन सा काम कौन से टाइम पे हो रहा है, जो मैंने रूल सेट किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखूँगी तब जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा जो काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. टेलर बिलीव दैट even a small activity like loading paper sheets into boxcars can be planned scientifically. छोटी से छोटी चीज़ हो ऑर्गेनाइजेशन में, सब प्लान के हिसाब से ही होनी चाहिए. अगर तुमको कुछ ट्रिप पे भी जाना है तो आप पहले उसका प्लान बनाओ कि आपको कितने टाइम के लिए जाना है, क्या टाइम पे आप निकलोगे. या अगर आपको पेपर शीट जो है उसको भी बॉक्स कार्ड करना है तो उसके लिए आपको क्या प्लान फॉलो करना है. तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का पहले से ही डिसीजन लेना होगा, उसके लिए पहले से ही प्लान करना होगा. दिस विल सेव टाइम एंड ऑल्सो ह्यूमन एनर्जी. अगर मैं ये सब चीज़ें प्लान के हिसाब से करूँगी और अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी तो इससे क्या होगा? जो मेरा एनर्जी है ह्यूमन का वो भी सेव होगा, और जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो भी मेरा बच जाएगा. This decision should be based on scientific analysis and cause and effect relationship rather than thumb of rule. जो ये science not rule of thumb किस पे बेस करता है? साइंटिफिक एनालाइज पे बेस करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करता है, ना कि रूल ऑफ थंब. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करूँगा तो इसका ये परिणाम हो सकता है. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करता है. वेयर द डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द मैनेजर पर्सनल जजमेंट, जिसमें मैनेजर के पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आई होप सो सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही हूँ वो हार्मोनी के साथ करूँगी. मतलब मैं झगड़ा लड़ाई नहीं करूँगी किसी से, सबके साथ मैं अच्छे से बिहेव करूँगी. Taylors indicated and believed that the relationship between the workers and the management should be cordial and completely harmonious. Difference between the two will never be beneficial to either side. Management and workers should acknowledge and understand each other's importance. Taylor should suggest the mental revolution for both management and workers to achieve total
हार्मोनी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेरा मैनेजर है मैं उसके साथ पोलाइट बिहेव करूँगी और जो मैनेजर मेरे साथ पोलाइट बिहेव करेगा। अगर दोनों जन पोलाइट बिहेव करेंगे तो जो हमारा काम है, जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। इसमें झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। जो भी काम मुझे अचीव करना है, जो भी मैंने गोल सेट किया वो मैं ईजिली गोल को अचीव कर पाऊँगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा उल्टा सीधा, तो इससे जो मेरा मेंटल रिजोल्यूशन है, जो मेरी मानसिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी, मेरा माइंड एकदम शांत रहेगा, एनवायरनमेंट जो बिज़नेस का होता है वो एकदम शांत रहेगा। तो इससे जो मेरा काम करने की एफिशिएंसी है उसमें अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे पाऊँगी। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है? दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर। जो मैनेजमेंट है उसका और वर्कर दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विथ फुल पार्टिसिपेशन एंड कॉर्पोरेशन। एज अ मैनेजर मुझे भी और एज अ वर्कर दोनों को एक साथ मिलकर जो अपना काम है उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए और एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना चाहिए। कहीं अगर मुझे मैनेजर को समझना है तो मैं मैनेजर को समझूं, और अगर मैनेजर को वर्कर को समझना, उसकी कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेजर को वर्कर को भी समझना पड़ेगा जो एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। द एम ऑफ बोथ शुड बी इम्प्रूव्ड एंड बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोनों जन मिलकर काम करेंगे, मैनेजर भी और वर्कर भी, तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन डिमांड अ कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। बोथ शुड हैव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। इसलिए अगर मेंटल रिजोल्यूशन रहेगा तो मेरा जो वर्कर और मैनेजमेंट है, ये दोनों का जो बात करने का तरीका है, जो इन दोनों का रिलेशन है, वो सारा चीज़ सुधर जाएगा। इसके कारण वो दोनों मिलकर काम करेंगे और अगर मिलकर कोई काम किया जाता है तो वो जल्द से जल्द अचीव किया जा सकता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। मेंटल रिवॉल्यूशन। फोर्थ आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी काम करूँगी वो कॉर्पोरेशन के साथ करूँगी। मेरी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कॉर्पोरेट करके, जो मेरा मैनेजर है जो मुझे बोल रहा है मैं उसको सुनूंगी, उसको फॉलो करूँगी, उसके साथ कॉर्पोरेट करूँगी, तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो मैं अचीव कर पाऊँगी। It is similar to harmony, not discord, and believes in mutual collaboration between workers and the management. Managers and workers should have mutual cooperation and confidence and a sense of goodwill. The main purpose is to substitute internal competition and cooperation. अब इसमें बोल रहा है कि ये हार्मोनी और डिस्कॉर्ड की तरह ही है। ये बिलीव करता है कि दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की सहमति से ही करेंगे। अगर एक दूसरे की सहमति से कोई भी काम किया जाएगा तो जो मेरा गुडविल है मार्केट में वो भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं कॉर्पोरेशन के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगी। तो अगर मैं अपना ही चलाऊँगी और किसी टीम मेंबर के साथ कॉर्पोरेट करके काम नहीं करूँगी तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होने वाला है, जो हमने गोल सेट किया है एज अ मैनेजर, वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगी। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। फिफ्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एफिशिएंसी बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आज वो लोग आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वही कल भी वैसे ही जाएं ऑर्गेनाइजेशन से। तो मुझे हर इंसान की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिवील्स ऑन द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, thus implementing training, learning, best practices and technology। और ये कब होगा, कब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? जब वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, प्रॉपर लर्निंग प्रैक्टिसेस होगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, तो ही जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे वर्कर हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी।
is the scientific approach to brush up the employee skill. To ensure that the training is given to the right employee, the right steps should be taken at the time of selection and recruiting candidate based on the scientific selection. इससे क्या पता चलेगा, जो मेरे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई है क्या वो एम्प्लॉय सही है, जो मैंने सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय को क्या वो एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक है. तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब मैं ट्रेनिंग, लर्निंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये सब का यूज़ करूँगी. अभी ट्रेनिंग में मैंने किसी एम्प्लॉय को भेजा, अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये एफिशिएंट नहीं है और ये काम के लिए ये सूटेबल नहीं है, इसे कोई और काम देना चाहिए. तो डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट पॉइंट हमारा आता है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय. Both the management and the workers should try to achieve maximum output in place of restricted output. अब जो मेरा मैनेजमेंट और वर्कर है वो दोनों को ट्राई करना चाहिए कि मैं मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर पाऊँ. ये नहीं कि अगर मैंने सेट किया है कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन मैं डेली करूँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका 150 कर सकूँ. ये नहीं करूँगी कि मैं उसका 80 करूँ. तो मुझे जो भी काम करना है ऐसा करना है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ, और अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरा बढ़ जाएगा. दिस विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज. मैक्सिमम आउटपुट विल रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स एंड ग्रेटर प्रॉफिट फॉर द मैनेजमेंट. अगर मैक्सिमम आउटपुट होगा तो इससे क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मेरा जो सेल बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज हो ही जाएगा. अगर मेरा सेल ही कम होगा तो मुझे प्रॉफिट भी लेस होगा. इसलिए मुझे ट्राई करना है कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊँ. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी एट लार्ज. इससे क्या होगा, जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी और जो सोसाइटी के नज़र में मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गुडविल है, वो भी बढ़ जाएगा. तो लोग मेरे पे ट्रस्ट करने लगेंगे और मेरे से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी रहेंगे. आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे. अगर कोई भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हो. और अगर ये जो क्लास है इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू सो मच.